आज हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, यानी कि यूपी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यूपी की जीएस के बारे में बात करेंगे, समान अध्ययन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बताया जाए तो सबसे पहला पॉइंट आता ये है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश की दो राजधानियाँ हैं, एक प्रशासनिक और दूसरा न्यायिक। जो प्रशासनिक है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव है वो है लखनऊ, और जो बात करें अगर हम लोग कि जो न्यायिक है वो है हमारी कौन सी है, इलाहाबाद, जिसे बोलते थे पहले इलाहाबाद। आज इस समय हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रयागराज। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें जो बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो इसका जो पुराना नाम था वो था यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश का अगर बात करें पुराना नाम कि ओल्ड नेम की बात करें तो क्या है, तो जो पुराना नाम है ठीक वो है यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम होता है, यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम की बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंस है। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त प्रांत। ठीक, उत्तर प्रदेश का जो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। दिवस कब मनाया जाता है इसका, 24 जनवरी, 24 जनवरी। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, यूनाइटेड प्रोविंस है। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं संयुक्त प्रांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ब्रिटिश समय से जानते हैं कि प्रांत हुआ करते थे छोटे छोटे, तो ऐसे उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। एक्चुअली होता क्या है, इसका राज्य का पुनर्गठन कब होता है, 1 नवंबर 1956 को, यानी इस राज्य का पुनर्गठन पुनर्गठन की बात करें तो इसका पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956, यानी कि अगर आपसे बात किया जाए कि इसका पुनर्गठन कब होता है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं कि जो नाम की बात है यूनाइटेड प्रोविंस कब रखा गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, इसके थ्रू क्या किया गया, 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया। 1937 में जो उत्तर प्रदेश है उसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया। ठीक, उत्तर प्रदेश के रूप में इसका नामकरण 24 जनवरी 1950 किया गया। यानी कि जो आप मनाते हो 24 जनवरी उत्तर प्रदेश का दिवस, क्योंकि पहले ये यूनाइटेड प्रोविंस था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, इसका नामकरण किया गया। ठीक है, राज्य को इसकी पहचान और स्वाभिमान के लिए इस तिथि को किसके रूप में मनाया जा रहा है, दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2017 से मनाना शुरू किया। यानी मई 2017 से हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। क्यों, क्योंकि इसका पुनर्गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर इससे बदले कनेक्टिंग राज्य कौन कौन से, मतलब कौन कौन से राज्य हैं, तो अगर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के जो नॉर्थ में है उसमें क्या आता है, उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में अगर बात करें, अगर यूपी है ये, तो इसके नॉर्थ में जब आप जाएंगे तो इसके नॉर्थ में, क्योंकि मैप में आप देख रहे हैं इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो नॉर्थ में अगर बात करें तो आपको उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में कौन कौन सा हिस्सा मिलेगा, इधर साइड से अगर देख रहे होंगे तो उत्तराखंड और नेपाल। तो उत्तर प्रदेश के अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन कौन सी जगह राज्य हैं, एक राज्य भी है देश भी है, इससे कनेक्टिविटी लगा है, तो उत्तराखंड और नेपाल। उत्तर प्रदेश के उत्तर में अगर बात करें तो उत्तराखंड और नेपाल है। उत्तर पश्चिम में बात करें अगर तो नॉर्थ और वेस्ट को लेकर तो हिमाचल प्रदेश है। यानी कि नॉर्थ और वेस्ट को लेकर अगर जाते हैं, उत्तराखंड नॉर्थ और वेस्ट को लेकर जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश आता है। क्या आता है, हिमाचल प्रदेश। यूपी के नॉर्थ और वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में आएगा हिमाचल प्रदेश, और इसके पश्चिम में अगर जाते हो वेस्ट में तो इधर आएगा हरियाणा। कौन आएगा, हरियाणा। ठीक है, तो उत्तर में अगर देख रहे हैं नेपाल और उत्तराखंड है, उत्तर पश्चिम में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में देखा जाए तो हरियाणा है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली, राजस्थान व इसके पश्चिम में आएगा दिल्ली और राजस्थान।
तो आपने क्या देखा, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान ये जगह है, राज्य है। उसके बाद इसको अगर देखा जाए उत्तर में कौन कौन सा पड़ रहा है, यानी दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण में पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। यानी अगर साउथ में आप देख रहे हैं तो एमपी, ठीक, और छत्तीसगढ़ यहीं पे लगा हुआ टच है, छत्तीसगढ़। ठीक, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश आ रहा है और छत्तीसगढ़ आ रहा है। ठीक, पूर्व में अगर जाने की कोशिश करते हैं तो पूर्व में क्या आ जाएगा, बिहार एंड झारखंड। तो आपने देख लिया यूपी के बारे में देखा। उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में यानी कि उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल पड़ रहा है। नॉर्थ और वेस्ट में अगर आ रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश पड़ रहा है। वेस्ट यानी पश्चिम में आ रहे हैं तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश के अगर पूरब में जा रहे हैं तो बिहार और झारखंड है। अगर देखा जाए तो इसमें कितने राज्य आ रहे हैं, इसको देश को छोड़ दिया जाए तो एक, देखिए कितने राज्य आ रहे हैं अगर देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये देखा जाए तो कुल 9 राज्य और एक यूटी इसमें शामिल है, से दिल्ली। तो इस हिसाब से देखिए 9 राज्यों के साथ क्या कर रही है, अपनी बॉर्डर को शेयर कर रही है लगभग थोड़ा थोड़ा। तो इस प्रकार से आपने यूपी के बारे में देखा, जो कनेक्टिंग उससे क्या थे, लगे हुए थे। ठीक है, राज्य है या फिर एक देश भी दिख रहा है उसमें। उसके बाद बात आती है इसकी स्थिति के बारे में बात करें। राजधानी तो आपको पता है, कैपिटल के बारे में मैंने कहा 2 है, एक तो कौन सी है, एडमिनिस्ट्रेटिव, और दूसरा क्या है, जस्टिस वाली बात करें तो वो है प्रयागराज, और एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो क्या है, लखनऊ। स्थिति के बारे में बात करें, लोकेशन के बारे में बात करें तो भारत के उत्तर में यानी उत्तरी पार्ट में अगर देखा जाए, नॉर्दर्न पार्ट में, तो इसका जो यूपी है, इसका जो अगर बात करें यूपी की, तो अगर ये देखा जाए नॉर्थ कहां से कहां तक का इसका है तो 23 डिग्री 52 मिनट से यानी 23 डिग्री 52 मिनट से अगर इसको देख रहे हैं तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ। ठीक है, लैटिट्यूड यानी अच्छी बात करें, अच्छी स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट, कितना है, 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ठीक, इसका लोकेशन क्या है, अक्षांशीय स्थिति क्या है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ में। ये लैटिट्यूड पोजिशनल है। अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल में अगर आते हैं ऐसे, तो लॉन्गिट्यूडनल में अगर देखा जाए तो 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल, यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हो गया पूर्वी देशांतर। तो अगर आपसे यूपी की लोकेशन पूछा जाए तो यूपी की लोकेशन 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में है। और लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट ईस्टर्न यानी कि पूर्वी देशांतर में कौन स्थित है, उत्तर प्रदेश। यानी कि यूपी के बारे में अगर लोकेशन देख रहे हैं तो ये यूपी का लोकेशन है। उसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि लोकेशन भी जान लिया। उत्तर प्रदेश का जो आकार है, जो यानी कि शेप है, अगर आप मैपिंग वगैरह में देखेंगे तो आपको मैपिंग में क्या दिखेगा कि यूपी का जो शेप है वो कैसा है, लंबवत है, यानी कि वो लंबाई में ज्यादा है ऐसे। ठीक है, और अगर उसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई अगर बात करें यूपी की तो ऐसे बात करें तो ये चौड़ाई के रूप में देख लेंगे हम लोग, नॉर्थ और साउथ को लेकर, और वेस्ट और ईस्ट के पार्ट को लेकर हम लोग उसके लेंथ को देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो ये लंबवत है इस शेप में। ठीक, दूसरा आता है इसका जो क्षेत्रफल की बात करें, जो एरिया है यूपी का 2,40,928, इसका जो एरिया है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का एरिया कितना है, क्षेत्रफल, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उसके बारे में बात करते हैं, इसकी लेंथ को लेके बात किया जाए तो यूपी का जो लेंथ है, अगर ऐसे देखा जाए यूपी के बारे में, तो इसकी जो लेंथ है ये
यानी कि अगर यूपी के बारे में बात करें तो आपको पता है, यूपी के बारे में अगर बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट जो इसकी लंबाई है वो लंबी ज़्यादा है, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट जाए या ये वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट बात करें, यानी कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की बात करें, वो लंबाई ली जाएगी, उसकी लेंथ वो है 650 किलोमीटर। कितनी लंबाई यूपी की है? 650 किलोमीटर। वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। अगर यही चीज़ क्या करते हैं, नॉर्थ टू साउथ की बात करें कितनी लेंथ है, तो नॉर्थ टू साउथ में ये थोड़ा सा कम लंबा है, ये है 240 किलोमीटर। कितना है? 240 किलोमीटर। थोड़ा की बात ना करें क्योंकि ये तो ज़्यादा ही हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई यूपी के बारे में पूछता है कि यूपी ईस्ट से वेस्ट यानी उत्तर प्रदेश जो ईस्ट से वेस्ट है उसकी लेंथ कितनी है, तो 650 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ जो उसकी है लेंथ वो कितनी है, तो 240 किलोमीटर। तो इस प्रकार आपने यूपी के बारे में भी जान लिया। तो यूपी का हाई कोर्ट के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था, प्रयागराज है, ठीक है। उसका खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। उसके बाद अगर यूपी की भाषा बात करें तो यूपी की भाषा जो है हिंदी है। यूपी की जो भाषा है वो हिंदी है। उसकी सेकेंडरी भाषा की बात करें, द्वितीय भाषा की बात करें, राजभाषा तो उर्दू, क्योंकि हिंदी जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के प्रतीकों के लेकर बना हुआ है। इसका जो राजकीय चिन्ह है इसमें क्या आते हैं, इसमें आपको पता है इसके सिंबल में कि धनुष भी है, तीर धनुष बना हुआ है। तो इसका जो सिंबल लेते हैं इसमें तीर धनुष है जो हिंदू का प्रतीक होता है। इसमें मछली है, फिश है, जो मुस्लिम शासक का प्रतीक होती है। तो अगर आप यूपी का सिंबल देखेंगे तो भाषा के बारे में आपने जान लिया, भाषा कैसा है। भाषा हमारा हिंदी है और दूसरी भाषा हमारी क्या है, जो मैंने बोला वो हमारी कैसी है, राजकीय भाषा जो है उर्दू है। उसके बाद अगर विधानमंडल की बात करें तो इसका जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक मतलब इसमें 2 सदन पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें इसमें विधानसभा और विधान परिषद, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या बात करें यहाँ पे यूपी में कितनी है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो कुल मिला के 403 प्लस 1 बराबर 404, यानी कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या देख रहे होंगे 404 है, जिसमें से 403 और 1 करके लिखा गया। तो एक ये जो है वो एंग्लो इंडियन का है। किसका दर्जा है? ये एंग्लो इंडियन को दिया गया है। तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404 है, जिसमें से 403 ठीक है जो जनता द्वारा चुन के आएंगे, और एक जो है क्या है, एंग्लो इंडियन की सीट है। तो इस प्रकार से 403 प्लस 1 बराबर 404। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली की बात होगी, फिर विधानमंडल की बात करें और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, एलसी अगर देखा जाए तो इसके सदस्यों की संख्या जो है वो कैसे करके है 99 प्लस 1। तो आप समझ ही गए होंगे, एक का मतलब एंग्लो इंडियन, एक हिसाब से कितना हो गया 100। तो यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्यों की संख्या कितनी है 403 प्लस 1 जो एंग्लो इंडियन, कुल मिला के 404। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो 99 और प्लस 1 मिलाकर कुल कितने हो गए 100। उसके बाद बात आती है यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या अगर देखा जाए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या अगर देख रहे हैं तो इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या बताइए तो वो कितनी है 80। उसके बाद अगर पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, यानी कि राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, तो राज्यसभा के अगर सदस्य आप देखना चाहते हैं यूपी में तो 31। इस प्रकार आपने देखा लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि विधानसभा में कितने हैं 404 है, जिसमें से 403 प्लस 1, एक मतलब एंग्लो इंडियन। लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी विधानमंडल में 99 प्लस 1, एक टोटल 100 है, एक एंग्लो इंडियन का है। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है 80 है, विधान राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है 31 है। इस प्रकार से आपने ये सब बातें जान लिया। अब यूपी के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी में अगर देखा जाए कि राजकीय चिन्ह क्या है यहाँ का, ठीक, उस चिन्ह में जो प्रतीक है उसका क्या मतलब होता है उसको देखने की कोशिश करें। तो जैसा कि पहला जो राजकीय चिन्ह के बारे में हम बात कर रहे हैं,
ठीक है। जो राजकीय चिन्ह हमारा यूपी का है वो देखिए एक सर्किल के रूप में होता है। किस फॉर्म में होता है? सर्किल के रूप में। अगर आपको दिख रहा है तो एक सर्किल इसमें होता है। इस सर्किल में आप देखिए ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है? ऊपर की तरफ आपको धनुष तीर दिख रहा होगा। धनुष तीर जो सिंबल आपको पहले ही बताया, ये हिंदू का प्रतीक है। उसके बाद इसमें देखिए दो लाइन दिखेंगी, दो नदियां बनी होंगी। ऐसे करके देखिए दो नदी ऐसे यूपी के सिंबल बने होंगे जो एक गंगा यमुना का प्रतीक है। इसके लेफ्ट राइट में कौन होती? दो मछलियां बनी होंगी। ऊपर धनुष और तीर होगा ऐसे। और दो मछलियां जो है वो क्या है? मुस्लिम के शासक का क्या है? प्रतीक है ये। ठीक, तो ऐसे यूपी का सिंबल देखते हैं। ठीक, अब ये बात आता है ये कब अपनाया गया? तो यूपी का सिंबल जो अपनाया गया राजकीय चिन्ह वो 1938 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1938 में। ठीक है, उसके बाद बात आते हैं नेक्स्ट राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प जो है वो अगर आप देखें तो राजकीय पुष्प जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पलाश। पलाश जो है वो राजकीय पुष्प है। ठीक है, उसके बाद इसको जंगल के आग के नाम से भी जानते हैं। इसका ढाक भी बोलते हैं कुछ लोग टेसू भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका जो बात करें इंग्लिश नेम है वो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल का आग भी कहते हैं इसको, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। किसको? पलाश को। इसका अगर साइंटिफिक नेम बोले तो इसको बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसका साइंटिफिक नेम है पलाश का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। यानी अगर देखा जाए साइंटिफिक नेम तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये है पलाश का साइंटिफिक नेम। पलाश, ढाक, टेसू, जिस भी नाम से जान सके। ठीक है, अब ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसके बारे में बात करें तो इसको पलाश कहते क्यों है? क्योंकि इसकी जो पत्ती होती है उस पत्ती के एक ऐसा गुण पाया जाता है कि ये इसकी क्वालिटी की वजह से, इस पत्तियों का अपना एक क्वालिटी है, अपना एक विशेष गुण है, उस गुण के कारण ही क्या होता है? इसको पलाश कहा जाता है। ये भोजन कहा जाता है कि जो पलाश का फूल है, इसकी जो पत्तियां हैं, इसमें अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं या प्रसाद लेते हैं तो लोग मानता है कि इसे शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? शुभ। उसके बाद बात करें जो इसका बीज है, पलाश के जो फूल का बीज है, ये पेट के जो कीड़े होते हैं उसको मारने में बहुत ही क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। तो पलाश के बीज का जो क्या होता है, ये भी आयुर्वेदा में इसका बहुत बड़ा जिक्र है कि पलाश के फूल का जो बीज है वो पेट के कीड़ों को मारने में क्या होता है? कारगर साबित होता है। उसके बाद बात करें तो ये वात रोग नाशक है। कैसा रोग नाशक है? वात रोग, क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर में 3 प्रकार के विकार होते हैं। ठीक है, पित्त रोग, वात रोग। ठीक है, ऐसे इसमें से एक वात रोग भी है। उसके बाद कफ पित्त वात, तो 3 प्रकार के रोग विकार होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें से वात रोग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है पलाश का पुष्प, पलाश, ढाक या टेसू। ठीक है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इंग्लिश नेम है, साइंटिफिक नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और फिर आप इसको जंगल के आग के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो राजकीय चिन्ह की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग वृक्ष की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है राजकीय वृक्ष हर किसी ने देखा होगा, अशोक। कौन सा है? अशोक। अब अशोक क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये जो वृक्ष हमारा लोक मान्यता है कि इस वृक्ष के जो पत्तियां या जो वृक्ष है ये शोक को नष्ट करता है। यानी शोक मतलब क्या होता है? जो दुख वगैरह होता है उसको नष्ट करता है। तो ये शोक नाशक है। इस वृक्ष की बात करें तो ये शोक अक्सर देखे होंगे आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं या बड़े बड़े सोसाइटीज हैं, वहां पर इसका वृक्ष होता है अशोक का, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये वृक्ष लोगों के शोक को नष्ट करता है। तो शोक को नष्ट करने वाला अशोक क्या बन जाता है? अशोक। इसलिए इस वृक्ष को क्या कहा जाता है? अशोक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक वृक्ष के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका बहुत ही बड़ा क्या है? जिक्र है, जो कि यूपी का क्या है? राजकीय वृक्ष है। तो आपको बताना होगा कि लोक मान्यता ऐसी है कि ये जो वृक्ष है ये लोगों के शोक को क्या करते हैं? नष्ट करता है। शोक को नष्ट करने के कारण इसको हम लोग कहते हैं अशोक। क्या कहते हैं? अशोक। इसका स्थानीय नाम क्या बात करें? अगर बात करें रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय लेवल पर, इसको सीता अशोक कहते हैं। कौन सा अशोक कहते हैं? सीता अशोक। तो अगर कल के पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन कहीं पे पूछ ले जाता है वनडे एग्जाम वगैरह में कि सीता अशोक कौन सा वृक्ष है, तो ये अशोक का ही वृक्ष है। उसके बाद बात करें, ठीक है, इसमें आपको पता चल गया तो राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक।
ठीक है। इसका इंग्लिश नेम भी अशोक होता है, हिंदी नेम भी अशोक होता है, स्थानीय भाषा में इसको सीता अशोक भी कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। और इसको एक और चीज बात है, इसमें अशोक के वृक्ष के बारे में बात करें, इसको सराका अशोका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सराका अशोका। अब सराका अशोका कौन सा नाम होगा? तो ये है साइंटिफिक नेम। कैसा नेम है? सराका, ठीक, अशोका। तो अगर आपसे पूछा जाए इस वृक्ष का, जिसको आपको हम लोगों ने नाम दिया अशोक बोला गया, जो हमारे प्राचीन से और सभी लोगों के लोकमान्य के हिसाब से इस वृक्ष का नामांकरण क्या हो गया? शोक को नष्ट करने के कारण अशोक। तो इसका साइंटिफिक नेम बोला गया सराका अशोका। अब इस वृक्ष की और एक खासियत है, हिंदू नववर्ष के पहले दिन में ऐसा बोला जाता है कि हिंदू नववर्ष जो आता है, नया साल जब आता है हिंदू लोगों का, तो उसके पहले दिन लोग इसके फूल की, जो इसका फूल होता है, इसके फूल की कली को, ठीक है, खाते हैं। उसके अब ऐसा क्यों खाते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि अगर इसको नए वर्ष के पहले दिन इसको खा लिया जाएगा तो पूरे साल हम लोग शोक रहित रहेंगे, यानी हमें शोक टच नहीं कर पाएगा, छू नहीं कर पाएगा, छू भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं? अशोक, यानी जो शोक को नष्ट करने वाला है। तो 9 वर्ष के पहले ही दिन लोग क्या करते हैं? इसके फूल की कली को क्या करते हैं? लोग खा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी और एक खासियत है, इसके छाल से, आयुर्वेदा में भी इसका बहुत जिक्र है, जो इसकी छाल होती है पेड़ की अशोक के, उसके छाल से एक दवा बनती है जिसको अशोकारिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोकारिष्ट। आप गूगल पे सर्च करिएगा, अशोकारिष्ट एक दवा आती है, तो इससे ही बनता है, अशोक की छाल से अशोकारिष्ट बनता है, ठीक है। तो आपने ये जान लिया, अशोक वृक्ष के बारे में अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सिंबल की तरफ, चलते हैं यूपी के, जिसको राजकीय पक्षी कहा जाता है। अब राजकीय पक्षी की तरफ चलते हैं अशोक से हटके। अब अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो कौन सा पक्षी है? तो सबसे पहला आता है सारस। बात करें तो इसका नाम है सारस। क्या नाम है? सारस। अब सारस सबसे बड़ा पॉइंट आता है, क्यों कहा गया? जैसे अशोक को अशोक क्यों कहा गया, ठीक है, पलाश को पलाश क्यों कहा गया, फूल को, ऐसे बात आती है सारस क्यों कहा गया इसको। अब आप बात करें तो, अगर इसके बारे में बात करें तो इस जो सारस पक्षी है, उसकी जो हाइट होती है, अगर बात करें तो 6 फीट होती है। कितने फीट की हाइट होती है? 6 फीट हाइट। अब सोचिए, अगर 6 फीट की हाइट है और अगर ये अपना पंख ऐसे फैला दे तो 8 फीट चौड़ा हो जाता है। यानी एक ऐसा पंछी जो 6 फीट ऊंचा और 8 फीट क्या है? चौड़ाई वाला स्थान घेरता है। ये पंछी हमेशा जोड़े में पाया जाता है। जोड़ा का मतलब आपको पता है, दंपत्ति से रिलेट किया जाता है। अगर कहा जाता है कि अगर इस पंछी को कोई देखता है जोड़े में, तो उसका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय बीतेगा। कैसा बीतेगा? सुखमय। क्योंकि सारस एक ऐसा पंछी है जिसका जोड़ा बिछड़ जाने पर वो भी क्या कर देता है? अपने प्राण को त्याग देता है, ऐसा मान्यता है, ठीक है। अब बात आती है सारस को सारस क्यों कहा गया? इंग्लिश में से क्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब सारस को सारस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो प्राकृतिक वास है, यानी कि जो नेचर है इनका, जो बात करें जो जगह है जहाँ पे ये वास करते हैं यानी रहते हैं, वो तालाब होता है, सरोवर के किनारे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? सरोवर के किनारे। अब ये पक्षी जब सरोवर के किनारे रहने लगे तो इसको लोगों ने सारस नाम दिया। कौन सा नाम दिया? सारस। और जो ये हमारा राजकीय पक्षी, तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा पक्षी है जो ऊंचाई तक उड़ता है काफी, तो सबसे ऊंचा पक्षी यही है सारस। 6 फीट ऊंचा, 8 फीट चौड़ा। उसके बाद आपको पता है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो कौन सा नेम है? अगर साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है ग्रूस एंटीगोना। क्या नाम होता है? ग्रूस एंटीगोना। तो ग्रूस एंटीगोना किसको कहा जाता है? सारस को, यानी ग्रूस, साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रूस एंटीगोन, ठीक। उसके बाद आपने देख ही लिया इसके बारे में जो भी सारी चीजें थी, ठीक है। अब बात आता है राजकीय पशु। राजकीय पशु के बारे में बात करें, यानी कि जो स्टेट लेवल का एनिमल है राजकीय पशु, तो आप सबको पता होगा वो पशु कौन सा है? वो है बारहसिंघा। क्या नाम है उसका? बारहसिंघा।
अब बारहसिंगा की बात करें, ये राजकीय पशु है, ठीक है। ये पाया कहाँ जाता है, ये दलदली जगहों पर पाए जाने के कारण इसका जो इंग्लिश नेम है वो जब जो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वैम्प डियर। क्या बोलते हैं, स्वैम्प डियर या रूसर वस, ठीक। अब बारहसिंगा को अगर देखा जाए, डुबा, इसको बोलते हैं डुबा ओसेकी, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, डुबा ओसेकी, ओसेकी, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, डुबा ओसेकी, डुबा ओसेकी, इसका ओसिली, ओसिली है, ओसेकी है, जो भी है, डुबा ओसेकी इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक। अब बात करते हैं, ये दलदली क्षेत्र पाए जाने के लिए स्वैम्प डियर भी कहा जाता है, रूसर वच भी कहा जाता है। दलदली जगहों पर पाए जाने के कारण इसका राजकीय पशु कहा जाता है बारहसिंगा। अब बारहसिंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो पशु है अगर आप देखें तो जो इसकी सींग होती है, इसमें कई ब्रांचें निकली होती हैं। उस सींग में क्या होता है कि ब्रांचें जो होने के कारण उसमें 12 सींग हो जाती। कितनी सींग हो जाती, 12। तो इस वजह से इसको कहते हैं बारहसिंगा। नेक्स्ट और सिंबल की तरफ चलते हैं, जो हमारे क्या है, जो राज्य की मछली है उसका नाम क्या है, तो जो राज्य की मछली है उसका नाम चीतल है। क्या नाम है, चीतल, यानी उत्तर प्रदेश की जो मछली पाली जाती है, राज्य की मछली है, उसका नाम चीतल है। अब ये चीतल क्यों बोला जाता है, चीतल इसलिए बोला जाता है कि इंग्लिश नेम भी चीतल है, क्योंकि इसके पीठ पर चित्तीदार स्पॉट है, यानी चित्ती चित्ती करके स्पॉट पाए जाते हैं। उस स्पॉट की वजह से, चित्तीदार जो स्पॉट है उसकी वजह से इसको चीतल कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं मोए, और चीतल भी बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश नेम चीतल है, हिंदी का नेम भी क्या होगा, इसका चीतल होगा। इसका साइंटिफिक नेम है चिताला। क्या नेम है, चिताला। इस मछली की खासियत क्या है कि ये मीठे जलों में पाई जाती है। गंगा, यमुना, गोमती, कोसी, ब्रह्मपुत्र, इन सब नदियों में इसका वास है, और ये बहुत ही पौष्टिक मछली मानी जाती है। समझ में आया ना, काफी पौष्टिक मछली है चीतल, ठीक। उसके बाद इसके ऊपर क्या होते हैं, स्पॉट होते हैं, गोल्डन कलर के स्पॉट होते हैं, जो अगर बात करें इसमें 15 खड़ी लाइनें होती है सुनहरी कलर की इस मछली के ऊपर, ठीक है। तो आपने देखा कि आपने चिताला मछली के बारे में सुना। चिताला क्या है, अगर पेपर में आ जाए नंबर, चिताला क्या है, तो चिताला एक मछली जिसका साइंटिफिक नेम है, जिसको हम लोग बोलते हैं चीतल या मोए, मोए भी बोला जाता है। ये राजकीय मछली है, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। तो इस प्रकार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में जान लिया। थोड़ा सा और पॉइंट की बात करें तो खेल क्या है, तो हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, हॉकी। अगर बात करें प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो गोविंद वल्लभ पंत। और अगर प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन, सरोजनी नायडू है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, गोविंद वल्लभ पंत है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ने जाना उत्तर प्रदेश को, और नेक्स्ट पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे। इसकी पूरी सीरीज आती जाएगी उत्तर प्रदेश की। दैट्स ऑल।